बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा निहायती काबिल एहतराम सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, जो मेरे लिए कल भी मेरे वज़ीर आज़म थे और आज भी मेरे वज़ीर आज़म हैं। निहायती काबिल एहतराम मोहतरम इसहाक डार साहब, जो आजकल मेरे ख्याल से अपने पूरे पॉलिटिकल करियर के सबसे क्रिटिकल मरहले से गुजर रहे हैं। मेरे छोटे भाई पुख्तनख्वा के सूबाई सदर एमल वली खान साहब, जो सिर्फ मेरे छोटे भाई ही नहीं हैं, पुख्तनख्वा के सूबाई सदर ही नहीं है, बल्कि वो वली बाग के वारिस है। और उस हवाले से इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुस्तकबिल करीब में मेरी ख्वाहिश और आपकी ख्वाहिश कि मुस्तकबिल करीब में इंशाअल्लाह मैं अपने छोटे भाई को वहां देख रहा हूं जहां पर आज मैं अपने कायद असफंदियार वली खान साहब को देख रहा हूं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से और अपने खानदान की तरफ से बेहद मशकूर हूं आप सबका, बिलखुसूस अपने मेहमानों का। पिछले 2 दिनों से इस मुल्क की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो दानिश्वर हैं, जो मीडिया के दोस्त और साथी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन्होंने यहां पर आकर नुमाइंदगी की और बादशाह खान, वली खान एंड 21st सेंचुरी के सेमिनार में वो शरीक हुए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और उनके साथ साथ अपने छोटे भाई और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं और मुंतज़मीन हैं इस कॉन्फ्रेंस के, उनका सिर्फ शुक्रिया अदा नहीं करूंगा बल्कि उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा इस कामयाब कोशिश के लिए जो उन्होंने की है। आखिरी मुकर्रर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि एक तो जितनी भी हाजिरीन होते हैं उन्होंने बहुत इंतजार किया होता है सुबह से लेकर शाम तक, और फिर आखिरी मुकर्रर से पहले बाकी जो आते हैं स्पीकर्स, जाहिर बात है कि वो जब बात करते हैं तो उनके बाद फिर बात करने के लिए कम ही रह जाता है। और अगर मैं आज इस सदारत की कुर्सी पे ना बैठा होता तो मैंने तकरीर
ऐमल खान के बात करनी थी, इसलिए कि इसको मैं गुस्ताखी समझता हूं कि मैं मोहतरम इसाक डार साहब के बाद तकरीर कर रहा हूं, क्योंकि ये असफंदियार वली खान साहब के और मेरे वालिद साहब की कलीग रहे हैं, तो उस एतबार से ये मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। मैं उससे भी ज्यादा गुस्ताखी इसको समझता हूं कि मैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब के बाद तकरीर कर रहा हूं, जो मैंने पहले कह चुका हूं कि वो कल भी हमारे वजीर आजम थे और आज भी हमारे वजीर आजम हैं। और उससे भी बड़ी गुस्ताखी है कि मैं निहायत ही काबिल एहतराम अलहाज गुलाम अहमद बिलौर के बाद तकरीर कर रहा हूं, जो मेरे नाना खान अब्दुल वली खान के साथ रहे हैं। लेकिन इस नशिस्त की सदारत चूंकि मेरे जिम्मे थी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है, इसलिए मुझे उस सदारत की वजह से ये आखिरी तकरीर करनी पड़ रही है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं घंटा 1.5 घंटा तकरीर ना करूं, और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा बातों को दोहराऊं नहीं। आज अगर आप देखें तो यहां पर जितनी भी बात हुई है उसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा वो था जो सब यहां पर आए हैं, उन्होंने बात की है बादशाह खान बाबा के हवाले से और वली खान बाबा के हवाले से, उनकी जदोजहद के हवाले से, उनके नजरिए के हवाले से, उनकी सोच के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से। और फिर उन्होंने बात की है 21st सेंचुरी के हवाले से, यानी 21वीं सदी के हवाले से। अब जिस भी मुकर्रर ने 21st सेंचुरी के हवाले से बात की है, वहां पर तो जाहिर बात है कि सब लोगों की राय एक जैसी नहीं हो सकती। तो वहां पर तो एक दूसरे से राय मुख्तलिफ थी और होनी भी चाहिए। सबकी ये एक राय नहीं थी, और यही जमहूरियत है। लेकिन ये आपके लिए जो पैरोकार यहां पर बैठे हैं बादशाह खान बाबा के, जो पैरोकार यहां बैठे हैं खान अब्दुल वली खान के, ये आपके लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है कि जहां तक बादशाह खान बाबा और वली खान बाबा की बात थी, सबकी राय एक थी कि ऐसे लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं। और शायद ही मेरे ख्याल से ऐसी लीडरशिप होगी जिस पर यह मुतफिका राय हो। ये जहां पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है, वहीं पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक इम्तिहान भी है हमारे लिए, और मैं उस पर बाद में आऊंगा। सबसे पहले तो काफी देर से यहां बैठा हुआ मैं सामने देख रहा था, और यहां पर जब आज हर किसी ने यह कहा और कल भी हर किसी ने यह कहा कि जी मसाइल का हल वही है कि हमें उस रास्ते पे चलना है जो बादशाह खान बाबा हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो ये इधर सामने अंग्रेजी में लिखा है, Only a dead nation remembers its heroes when they die. Real nations respect them when they are alive. यानी मुर्दा कौम अपने मौसने को तब याद करती हैं जब वो नहीं रहते, और हकीकी कौमें अपने मोहसिनों का, अपनी लीडरशिप का, उनकी क्वालिटीज का, उनकी सदाकत का, उनकी जुर्रत का, उनकी विजन का
एतराफ तब करते हैं जब वो जिंदा होते हैं। ये आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है कि आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान ये एतराफ तो कर रहा है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, कितनी बड़ी कीमत अदा करके आज हम ये एतराफ कर रहे हैं। मैं 1981-82 में मुझे दाखिल किया गया एचएसएन कॉलेज लाहौर में। और जब मैं एचएसएन कॉलेज में दाखिल हुआ तो कुछ अरसे बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे बड़ों को तो यहां पर शायद कुछ लोग गद्दार समझते हैं। कुछ अरसे बाद मुझे यह पता चला कि मेरे बुजुर्गों के हवाले से और मेरे बड़ों के हवाले से तो यहां पर हकाइक का किसी को पता ही नहीं है। एचएसएन में सियासत नहीं हुआ करती थी, लेकिन स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन जरूर किया करते थे। और ये 1982 की मैं बात कर रहा हूं, और सामने मैं एमल वली खान के दादा और अपने नाना खान अब्दुल वली खान का कुछ कहा हुआ पढ़ रहा हूं, जो फिर से अंग्रेजी में है, और वो ये है कि आई हैव बीन अ पश्तून फॉर 6,000 years, a Muslim for 1,300 years, and Alhamdulillah a Pakistani for 25 years. 25 years इसलिए कि ये बात उन्होंने कही थी 1972 में। तो आज भी शायद नहीं बल्कि यकीनी तौर पर है कुछ ऐसे मेहरबान जो ये सोचते हैं और ये समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं कि नहीं हैं, हम पाकिस्तान के वफादार हैं कि नहीं हैं, हम इस मुल्क के खैरख्वाह है कि नहीं है। तो आज भी उन नादानों को मैं वही बात कहूंगा कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि सिंस द लास्ट 72 years I am a Pakistani, but please remember since the last so many thousand years I am also a Pushtun. मैं हजारों साल से पुख्तून हूं, मैं इस पे भी फख्र करता हूं, मैं पाकिस्तानी का शहरी हूं, मैं इस पे भी फख्र करता हूं। लेकिन अगर आप मुझे इस बात की सजा देंगे कि तुम पुख्तून क्यों हो, तो फिर ना मैं इंसाफ को मानता हूं ऐसे, और ना मैं ऐसी सजा को मानता हूं। और मेरे ख्याल से शायद ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये हर पुख्तून की आवाज है। ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये हर पुख्तून का मसला है। और ये सिर्फ मेरा मुकदमा नहीं है, ये पुख्तून कौम का मुकदमा है, पूरी पुख्तून कौम का मुकदमा है। यहां पर आज बड़ी अहम बातें हुई हैं और बहुत सारी तजावीज भी सामने आई हैं। इसहाक डार साहब ने बात की मिसाकी जमहूरियत के हवाले से।
मिसाकी जमहूरियत पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और जमहूरी निज़ाम के लिए बहुत ही अहम था और जरूरी भी। और मिसाकी जमहूरियत के जरिए काफी कुछ हासिल भी किया गया। लेकिन आज मोहतरम इसहाक डार साहब और मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब तशरीफ फरमाए हैं। हमने दूसरों की गलतियों की बात तो की, लेकिन क्या अपनी गलतियों पे हम कुछ नहीं कहेंगे? आया उस मीसाक के बाद भी कम या ज्यादा लेकिन कुछ गलतियां हमसे नहीं हुई? आया उस मीसाक के बाद भी कुछ चीजों पर जो अमल करना था वो नहीं किया गया? यहां पर बार बार ये कहा गया कि जी एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट। शुक्र है आज कोई और भी ये कह रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट, पहले तो सिर्फ यही कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट। और सर जब ये कहते थे एस्टैब्लिशमेंट, तो उस वक्त रिएक्शन में जो भी होता था ये अकेले उसका मुकाबला भी करते थे और सामना भी करते थे। लेकिन एक बात इन्होंने कही थी और वह ये थी कि पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान से जो आवाजें उठ रही हैं उस वक्त, ये इन्होंने कहा था कि ये याद रखें कि एक दिन ये आवाज पंजाब से भी उठेगी। और डार साहब ये एजाज आपको हासिल है कि पंजाब से जब वो आवाज उठी तो वो आवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की शक्ल में उठी। अब तय ये करना है कि हमने लड़ना है या मसले को हल करना है। और सिर्फ हमने ये तय नहीं करना, एस्टैब्लिशमेंट ने भी ये तय करना है कि उन्होंने लड़ना है या मसले को हल करना है। मेरे ख्याल से दोनों तरफ से कोई भी लड़ेगा तो शायद मसला हल नहीं होगा। मसला हल नहीं होगा। हम ये तस्लीम कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने पॉलिटिकल पार्टीज को इस्तेमाल किया, ये एक तल्ख हकीकत है। ये उन्होंने गलत किया, इस मुल्क के साथ ज्यादती की, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन हम क्यों इस्तेमाल हुए है इसका जवाब नहीं। अब बैठे वो तशरीफ फरमा सलीम साफी साहब, अभी वो नहीं है। उन्होंने बड़ी मतलब की बातें कही और वो नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में मैं ये कहता हूं कि उन्होंने जो भी कहा इस तहरीक और आपके खैरख्वाह की हैसियत से कहा, बदख्वाह की हैसियत से नहीं कहा उन्होंने। अगर अदलिया यह समझती है कि आईन ने उनको जो गुंजाइश दी है वो नाकाफी है, तो खुल के बात करें, बताएं उनको और कितनी गुंजाइश चाहिए। अगर एस्टैब्लिशमेंट यह समझती है कि आईन में जो उनका किरदार है या जो उनके इख्तियार है वो नाकाफी है,
तो खुल के बात करें ना, बताएं क्या मसला है, किस चीज की कमी है, कौन सा वो इख्तियार है जो उनको चाहिए और उनके पास नहीं है। आपने हर कीमत पर एक नए मीसाक की तरफ जाना होगा। बेशक बुनियाद उसकी वही होगी जो पहले रखी गई है, लेकिन आपको एक नई मीसाक की तरफ जाना होगा। एक नए कॉन्ट्रैक्ट की आपको जरूरत है, इस मुल्क को जरूरत है। यह स्टेबिलिटी उसके बगैर बिल्कुल नहीं आएगी। ये स्टेबिलिटी तभी आएगी जब स्टेक होल्डर्स बैठेंगे और अपना नहीं सोचेंगे, इस मुल्क का सोचेंगे, इस धरती का सोचेंगे, तभी ये स्टेबिलिटी आएगी इस मुल्क के अंदर। और वो दिन गए जब फैसले कोई और करता था और मलबा सियासतदानों पे सिर्फ गिरता था। वो दिन गए। अब मलबा सियासतदानों पे भी गिरता है, अभी भी गिरता है, लेकिन अब उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि वो मलबा सियासतदानों से ज्यादा उन पे गिर रहा है। क्या वो ये मलबा उठाने के लिए तैयार हैं? क्या इससे उस इदारे की कोई नेकनामी हो रही है? क्या इससे वो इदारा मजबूत हो रहा है? क्या उससे ये मुल्क मजबूत हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना बेहतर है, क्योंकि एक चीज तो तय है। मेरे काबिल एहतराम मशर हाजी बिलोर साहब ने अपने इलेक्शन का जिक्र किया सर, कि मुझे इतने वोट पड़े पहले इलेक्शन में और फिर बाय इलेक्शन में मुझे इतने वोट पड़े। उन्होंने वो डिफरेंस भी बता दिया। फिर अब मसला यही है कि अगर सिर्फ पाकिस्तानी शहरी वोट डालें और उनके वोट को काउंट किया जाए और उस बुनियाद पे यह फैसला हो कि कौन जीता और कौन हारा, तो एएनपी कल भी ऐसे मैदान के लिए तैयार थी, एएनपी आज भी ऐसे मैदान के लिए तैयार है। लेकिन अगर 5 बजे तक पाकिस्तान के शहरी वोट पोल करते हैं और 5 बजे के बाद फिर पाकिस्तान के जिन्नात वोट पोल करना शुरू कर देते हैं, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसका नतीजा भी निकला। क्या नतीजा निकला? इमरान निकला। इमरान निकला। उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा वो निकले। तो फिर मैं पूछना चाहूंगा, अगर गुस्ताखी ना हो, कि ये तजुर्बा करके क्या हासिल किया, क्या मिला? 4 साल बाद यह एहसास हुआ कि मजीद उनका गन साफ नहीं करना। 4 साल बाद एहसास हुआ कि मजीद इसको नहीं बचाना। 4 साल बाद यह एहसास हुआ कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। आज तनकीद करते हैं लोग इसहाक डार साहब पे वजीर खाजाना की हैसियत से। ठीक है, हम जवाबदेह हैं, तनकीद भी होती है और तनकीद बर्दाश्त भी करनी चाहिए, लेकिन पहले यह हिसाब किताब तो कर लें कि ये कैसा पाकिस्तान और कैसी मईशत छोड़ के गए थे जब इनको जबरदस्ती एक साजिश के तहत निकाला गया था, और फिर 4 साल जो रहे हैं वो कैसी मईशत हमारे हवाले करके गए। हमने आपका साथ दिया, हालांकि सलीम साफी जैसे दोस्त इस पे नाराज हैं कि हमने वो साथ क्यों दिया। मैं बताता हूं डार साहब हमने साथ क्यों दिया। साथ हमने इसलिए दिया
कि वो शख्स अपनी सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान को कुर्बान कर रहा था। सब कुछ उसने दांव पे लगा दिया। पैसा था नहीं, बिजली सस्ती, पैसा था नहीं, तेल सस्ता, बनाया कुछ भी नहीं, कर्जा सबसे ज्यादा ले लिया। हमने आपका साथ दिया इसलिए नहीं कि हम गवर्नमेंट में शामिल होना चाहते थे, हमने आपका साथ इसलिए दिया कि हमारे इन मशरान ने अपने वक्त में जब भी यह मौका आया कि इनको फैसला करना पड़ा कि अपनी सियासत को बचाना है या इस धरती को बचाना है, इनका हमेशा फैसला यह था कि सियासत कुर्बान हो तो कुर्बान हो जाए, लेकिन धरती पे कोई आंच नहीं आने देंगे। इसलिए हमने आपका साथ दिया। अब आपने बचाना है मईशत को, और आपके जो मुश्किल फैसले हैं उनको हम ऑन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक दरखास्त, शर्त मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा सख्त लफ्ज हो जाएगा, एक दरखास्त, एक गुजारिश होगी। हर कीमत अदा करने की तैयार है, लेकिन एक दरखास्त है कि कैसी भी करके हो पाकिस्तान की मईशत को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे। यही हमारा मुतालबा है आपसे। आपके पास ऑप्शंस बहुत महदूद हैं। आप अगर आईएमएफ के पास नहीं जाते तो आप किसी दूसरी तरफ जाते हैं। अगर आईएमएफ की वजह से महंगाई में 20% मजीद इजाफा होता है तो दूसरी तरफ जाने से खुदा ना खास्ता 60-70% पे जाते हैं। अगर मैं बहुत खुल के कहूं, मैं कोई फाइनेंशियल विजिट तो नहीं हूं, लेकिन बेसिकली इट्स अ चॉइस बिटवीन गोइंग टू द आईएमएफ एंड डिफॉल्ट। यही है। दादी बोस फैसला कई यो ख्वा मर्ग दे बल ख्वा तब आदा डिफॉल्ट मर्ग दे और तब आईएमएफ ते नोस्तबे तगाड़ लग दी। ये मैंने फिर इनको पश्तो में समझाने की कोशिश की। ये हालात हैं इस वक्त। इसलिए आज लोगों की शायद तरजीह ये होगी कि जी इलेक्शन अप्रैल में हो जाए, कुछ की ख्वाहिश होगी कि शायद अक्टूबर में हो जाए, शायद किसी और की ख्वाहिश ये भी हो कि साल 2 साल बाद हो जाए। अब एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से इलेक्शंस हमारे लिए अहम है। हम इलेक्शंस के प्रोसेस से बाहर तो नहीं रह सकते, लेकिन इस वक्त वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो यहां पे तशरीफ फरमा है, जिनकी नुमाइंदगी यहां पर है, अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से आप सबको एक रिक्वेस्ट है, इलेक्शंस हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, कल नहीं तो परसों हो जाएंगे, और इलेक्शंस होनी भी चाहिए। लेकिन इस वक्त शायद इलेक्शंस से ज्यादा कौन मरकज में हुकूमत बनाएगा, कौन सूबों में हुकूमत बनाएगा, कौन अपोजिशन में होगा, कौन गवर्नमेंट में होगा, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि कौन इस मुल्क को बचाएगा, कौन पाकिस्तान को बचाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं जब पाकिस्तान की बात करता हूं, और मैंने पहले पाकिस्तान की बात इसलिए कही कि ये एतराज फिर ना कोई कर सके कि जी मुल्क का नहीं कहा, मुल्क का नहीं सोचा। लेकिन अब सेकेंड पार्ट ऑफ माय स्पीच जो मुख्तसर मैं करूंगा, अब ये मेहमानों की बात नहीं, बलूचिस्तान की भी बात करूंगा, बलूचिस्तान भी इसमें हमारे साथ साथ है। अब मैं जो बात करूंगा डार साहब, वो मैं बलूचिस्तान के लिए करूंगा और पुख्तनख्वा के लिए करूंगा और सिंध के लिए भी करूंगा।
पंजाब के खिलाफ नहीं करूंगा, इनकी हक की बात करूंगा। बाबक साहब ने गैस के हवाले से करारदाद पेश की यहां पर और कहा कि जी ये करारदाद आपको मंजूर है कि उन इलाकों को गैस मिलनी चाहिए। करारदाद लाने की भी जरूरत नहीं थी अगर आईन पर अमल दरामद होता। आर्टिकल 158 बड़ा क्लियर है कि जहां पर वेल हेड होगा वो रिसोर्स सबसे पहले वही सूबा और वही इलाका इस्तेमाल करेगा, यह आईन में है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा, उस पर अमल नहीं हो रहा। एनएफसी अवार्ड नहीं हो रहा। यहां पर हमारी ख्वाहिश है कि एनएफसी अवार्ड हो जाए। एनएफसी अवार्ड के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है, मैच्योरिटी की जरूरत है, संजीदगी की जरूरत है। अब आप मुझे यह बताएं, जहां पर इमरान साहब मौजूद हो वहां पर कंसेंसस और संजीदगी कहां से आएगी? कहां से कंसेंसस और कहां से संजीदगी? और एनएफसी अवार्ड की एक और वजह भी है ना होने की, वो ये कि गिलानी साहब को ये याद होगा और इसहाक डार साहब को भी याद होगा कि एनएफसी अवार्ड जो आखिरी था वो पहले फाइनलाइज हुआ था, इट वाज साइंड एंड 18th अमेंडमेंट वाज पास्ड लेटर ऑन। यानी एनएफसी अवार्ड आखिरी जो था वो पहले आया और उसके बाद 18वीं तरमीम आई। अब 18वीं तरमीम में हुआ क्या कि आपने मरकज से इजाफी जिम्मेदारियां और इख्तियारात दे दिए सूबों को। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दूंगा, हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटीज। अब जब एनएफसी अवार्ड हो रहा था तब यह रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की थी, तो वो वसाइल फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए। लेकिन अब 18th अमेंडमेंट के बाद जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंसेस को मुंतकिल हो जाती है तो कोई भी सूबा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं निभा सकता जब तक उसके साथ वो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज वसाइल भी उनको मुंतकिल नहीं होते। इसीलिए बिला खौफ तरदीद मैं ये कहता हूं कि 18th अमेंडमेंट के होते हुए जब नया एनएफसी अवार्ड होगा, जब भी होगा, तो किसी सूरत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, सूबों के हिस्से को हर कीमत पर बढ़ना होगा। और इसीलिए एनएफसी अवार्ड नहीं हो रहा और इसीलिए 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं। मैं साहब सर बेहद मशकूर हूं कि आपने पुख्तनख्वा का हक जो उन 5 सालों में पुख्तनख्वा को दिया, मैं मशकूर हूं। हालांकि आपने कहा कि आपको किसी ने मिसगाइड भी किया कि इनको इतने ज्यादा पैसे ना दे, पता नहीं ये क्या करेंगे। तफसीली मैं नहीं कह सकता सर, लेकिन थोड़ा बात आपको कहूंगा कि जो पुख्तनख्वा के पैसे यहां पर थे और पुख्तनख्वा को नहीं मिल रहे थे और आपकी मेहरबानी से वो पुख्तनख्वा को मिले, जाया नहीं किया सर। 60 सालों में 9 सरकारी यूनिवर्सिटियां बनी थी, 5 सालों में हमने 10 और बना दी उन्हीं पैसों से। 25, 30, 40 सालों में सिर्फ 74 गर्ल कॉलेजेस पूरे पुख्तनख्वा में बने थे, 5 सालों में हमने 74 गर्ल कॉलेजेस और बनाए सर। सरकारी स्कूल के बच्चे जो वसाइल से महरूम रहते हैं उनकी पोजीशन होल्डर्स के लिए हम स्कॉलरशिप स्कीम्स लेकर आए, महाना 20-20 हजार 30 हजार रुपए उन स्कूल के बच्चों को देते थे ताकि वो आला तालीम अपनी जारी रख सके। बेरोजगारों के लिए बादशाह खान रोजगार स्कीम लेकर आए, एंडार साहब टोटली इंटरेस्ट फ्री लोन्स, सूद से पाक कर्जे। खैबर पुख्तनख्वा के अपनी बिजली के मंसूबे लाए, 2100 मेगावाट, 24 मंसूबे। खैबर पुख्तनख्वा में रेस्क्यू 1122 सर्विस की बुनियाद रखी। और बहुत सारे और मंसूबे सर। लेकिन ये वक्त जो है, अब चूंकि जब ज्यादा होता है तो खुशी खुशी हर कोई
खा लेता है, जब कम पड़ जाता है तो फिर नाराजगियां शुरू हो जाती है। इस वक्त कम है, इस वक्त कमी है। अब मेरे भाई अमल वली खान साहब ने जो बात कही, हम ये नहीं कहते कि कोई और भूखा सो जाए, उनको भी अपने हिस्से की रोटी मिलनी चाहिए, लेकिन किसी और के लिए ये कौम भूखी नहीं सो सकती। हम ये गुजारिश करना चाहते हैं। अब इन हालात में हमें इन मामलात को तय करना होगा। और कंक्लूड करते हुए सर मैं ये कहूंगा कि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि एक है हमारा जमहूरी निजाम और एक है हमारी मईशत। शहबाज शरीफ साहब का मजाक उड़ाया इन लोगों ने जब उन्होंने बात की मिसाकी मईशत की। मिसाकी मईशत के बगैर आपके पास रास्ता और कौन सा है? आपको पता है डार साहब कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं कि जिनको 10, 15, 20 साल चाहिए होते हैं। उसी सिमत में आपको चलना पड़ता है। जब एक हुकूमत जाकर दूसरी हुकूमत की उस सही सिमत को भी खत्म करेगी तो आगे हम कैसे जाएंगे? तो वो आपको चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है। एंड लास्टली सर, लास्टली मेरी धरती पर एक बार फिर मेरा वजूद एक आग में जलाने की कोशिश उसको की जा रही है। वो आग मेरी लगाई हुई नहीं है सर, वो आग इन बलोचों और इन पुख्तूनों की लगाई हुई नहीं है, वो आग गैरों की लगाई हुई है। जल हम रहे हैं, मर हम रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि जल रहे हैं या मर रहे हैं बल्कि बदनाम भी हम हुए। यानी मारा भी मैं गया और बदनाम भी मुझे किया गया। दहशतगर्दी का निशाना भी पुख्तून बना और दहशतगर्द भी पुख्तून को कहा गया। ये पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, कोने कोने से जो दहशतगर्दों को इंपोर्ट किया गया और दहशतगर्दी को इंपोर्ट किया गया, ये दहशतगर्दी बलोचों या पुख्तूनों ने इंपोर्ट किया, ये किसी और ने इंपोर्ट की? ये तो पुख्तूनों पे मुसल्लत की गई। इसीलिए आज ये मुतालबा मैं सिर्फ हुकूमत से नहीं कर रहा, ये मुतालबा मैं हुकूमत से ज्यादा रियासत से कर रहा हूं कि ये जो लिखा हुआ है सामने, one of the greatest predictions of Wali Khan Baba was about Afghan war. Jihad, his exact words were, ये जहाद नहीं फसाद है। मजीद मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि फिर माजी बड़ा तल्ख है। लेकिन एक गलती के बाद दूसरी गलती, और दूसरी गलती का फिर क्लाइमैक्स क्या था सर? आपने जिस वाकये का जिक्र किया, आर्मी पब्लिक स्कूल। और एएनपी के मैं क्या कहूं, कोई रंज उस पे नहीं है, नो रिग्रेट्स। लेकिन एक तरफ अगर शहीद बीबी का खून बाहर और पीपल पार्टी ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी अदा की, दूसरी तरफ अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों का और लीडरशिप का खून बाहर। लेकिन आज भी गलतियों पे गलतियां, कोई एहसास नहीं, कोई एहसास नहीं। गिलानी साहब, सर किस्मत अच्छी थी कि 25 लाख लोगों को हमने मैनेज कर लिया। 25 लाख लोग बेघर हुए, 25 लाख लोग यहां पर आए, उन्होंने ताउन किया और पूरे पाकिस्तान ने हमसे ताउन किया। उस वक्त तो फिर भी लोगों को एतमाद था। आज इनको पूछे इनसे, स्वात में, बुनेर में, बाजौड़ में, वजीरिस्तान में पूछे इनसे, लकी मरवत में, बनू में, डेरा इस्माइल खान में पूछे, बलूचिस्तान वालों से पूछे, है एतमाद लोगों को?
नहीं है एतमाद, किसी को एतमाद नहीं है। लोग खुद अपने लिए निकल रहे हैं मजबूर होकर। तो इसीलिए इससे पहले कि देर हो जाए, इन गलतियों को सुधारना होगा सर। क्योंकि मैं ये आखिरी बात कहता चलूं कि अगर कोई ये सोच रहा है कि अबासीन यानी रिवर इंडस उसकी इतनी ज्यादा गहराई है या उसका बहाव इतना तेज है या पानी का मिकदार उसमें इतना ज्यादा है कि वो इस आग को रोक लेगा, नहीं रोक पाएगा सर, नहीं रोक पाएगा। ये आग वहां तक महदूद नहीं रहेगी, ये आग फैलेगी और इससे पहले कि ये आग पूरे मुल्क में फैले, इस आग को हर कीमत पर बुझाना होगा। यही मेरे ख्याल से आज की इस कॉन्फ्रेंस की सबसे अहम करारदाद होगी हम सब की तरफ से। मैं एक बार फिर आप तमाम ख्वातीन हजरात का जो कल के सेशन में, आज के सेशन में तशरीफ फरमा रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जो हमारी दावत पर यहां पर आए, और बिलखुसूस आपका इसहाक डार साहब का एंड सर आपका यूसुफ गिलानी साहब का, मुझे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास है। आप आखिर तक हमारे साथ रुके, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और एक बार फिर अपनी सूबाई तंजीम और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का बेहद मशकूर शुक्रिया।